सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। फैसलाबाद के इलाके सायांवाला में मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की जद में आ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हुई, खुद इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। आपको ये याद दिलाएं कि पिछले साल जनवरी में भी उनका यह दौरा था और इस साल फिर 2020 के आगाज़ में ही वली अहद का अबू धाबी की ये दौरा है। हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बड़ा दौरा अहम इस लिए भी माना जा रहा है कि कोलमपुर समिट में वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए थे, फिर उसके बाद एक खासी तनकीद का मामला और बड़े सवालात भी उठ रहे थे, और फिर फौरी तौर पर सऊदी अरब ने जो ऐलानात किए और समिट के हवाले से कि पाकिस्तान में होगी OIC की वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस, और अब अबू धाबी के वली अहद का दौरा। आज क्या मसरूफियत उनकी रही है और इस दौरे की अहमियत के हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो है वो एक साल बाद आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है और इसके साथ उनके एक वफ्द भी मौजूद है जो कि मुख्तलिफ तरह की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के वज़रा हैं उनसे बातचीत कर रहा है। इस खित्ते की सूरत हाल जो है इस वक्त उस पर भी बातचीत होगी। इलाकाई अमूर हैं, बैन अवी मामलात हैं और ख़ास तौर पर UAE की पाकिस्तान में सरमायाकारी है, उस हवाले से ख़ुसूस तौर पर ये बातचीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लिया था जो कोलमपुर समिट जो है उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। उसके बाद क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी तन्हाई का शिकार हो गया है मुस्लिम उम्मा में, लेकिन OIC की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल दिया गया कि पाकिस्तान में 2020 में स्पेशल कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई जाएगी, और ये एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी अगर तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो कश्मीर के हवाले से मुतफ़िका करारदाद पास करें और कश्मीर हाल जारी है उस पर यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए पैगाम दुनिया को दें, तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला होगा। इसके साथ साथ मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा किरदार है, वहाँ पे पाकिस्तान काफ़ी हद तक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उस हवाले से भी, और पाकिस्तान की शराकतदारी है जो दुबई के सरमायाकार पाकिस्तान आना चाहते हैं उस पर बातचीत हो रही है। तालीम, सेहत और तवानाई के मनसूबों में अरब अमारात जो हैं पाकिस्तान के आप जानते हैं कि तरक्याती शराकतदार हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो 2 पावर प्लांट्स पाकिस्तान बल्लो की और एक और पावर प्लांट है जो पाकिस्तान हवेली बहादुर शाह वो पाकिस्तान देना चाहता है, उस हवाले से भी काफ़ी हद तक बातचीत हो रही है और उम्मीद की जा सकती है कि ये दोनों पावर प्लांट्स जो हैं वो UAE की कोई तवानाई की जो फर्म है हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होगा। एक पार्को के साथ की एक रिफाइनरी UAE ने कायम करनी थी और बहुत बड़ी कोस्टल रिफाइनरी थी जो कि कायम की जानी थी ग्वादर में, वो भी प्लेज किया गया था, उस पर भी आज बातचीत हो रही है। जो भी ऐलानात गुज़िश्ता साल जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान किए गए थे पाकिस्तान को मुआशी और इक़्तिसादी तौर पे मजबूत बनाने के हवाले से, हम ये कह सकते हैं कि ये दौरा पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के हवाले से कहा जा रहा था कि 2020 का आगाज़ वो बेहतर होगा सरमायाकारी से मुतालिक, तो फिर 2020 के सरमायाकारी से मुतालिक सबसे पहला जो विजिट है वो अबू धाबी के वली अहद का वो आज हो गया है, ये कहना गलत ना होगा? जी बिल्कुल इसी तरह से ही है, क्योंकि सरमायाकारी जिस तरह से पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ दुनिया की नज़र भी पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के जो 2 बड़े मजबूत तरीन मरकज़ हैं जिनमें UAE है और सऊदी अरब है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे आगे बढ़े, और दोनों ममालिक आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत क्लोज कांटेक्ट में है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में तमाम जो सरमायाकारी की बातचीत की गई थी वो सरमायाकारी इसी 2020 में, बल्कि इसकी पहली तिमाही में भी जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं इस हवाले से वो उठाए जा रहे हैं।
और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2020 जो है इंशाल्लाह मुआशी इस्तेहकाम की जानिब भी पाकिस्तान बढ़ेगा और सियासी इस्तेहकाम का भी आगाज आज पार्लियामेंट में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मीटिंग्स में हो चुका है। सही। गुलाम मुर्तज़ा, आपसे इस हवाले से कि अब मुस्बत एक मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है, क्या उसके हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के बारे में खबर आ रही कि ब्रेक थ्रू वहाँ से भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, ब्रेक थ्रू जो है वो जरूर होगा। एक कौमी सलामती का इशू है और इसको बेबुनियाद अंदाज में और बड़े ही भोंडे अंदाज में इसको टैकल किया गया उस वक्त, लेकिन अब ये है कि ये मामला जो है उसमें ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है और बातचीत भी बड़ी मुस्बत जारी है तमाम सियासी पार्टियों के साथ। जो आज हुकूमती मामलात हुए हैं उसमें काफी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग भी हो रही है, परवेज खट्टर साहब की सरबराही में कायम हुई है, उनसे भी बातचीत हो रही है और ये आने वाले चंद दिनों में अगर आप ये देखें कि तो गुलाम मुर्तज़ा, इस लिहाज से कहा जाए कि साल का जो बहुत ही मुस्बत हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम, पार्लिमानी निज़ाम, पार्लिमानी मामलात के हवाले से भी, और जो बैरूनी सरमायाकारी उसमें एक बहुत बड़ा चंक का आज ही आगाज हो रहा है कि अबूधाबी के वली अहद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और सरमायाकारी का मामला आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वली अहद अबूधाबी के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया है। ज़ोहराने में वफाकी वज़रा, सेक्रेटरी खारजा भी शरीक है। ज़ोहराने में खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। ज़ोहराने में UAE की शख्सियात भी इस वक्त शरीक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से वली अहद अबूधाबी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया जो आज पहुँचे हैं और उसके बाद इसमें बड़े खुशगवार माहौल के अंदर बातचीत की गई है। कुछ वज़रा भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद हैं इस मुलाकात के अंदर, और पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के हवाले से जो मामलात पिछले साल तय हो रहे थे वो अब आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब से भी इस पर तजिया लेते हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साल 2020 का आगाज़ इस लिहाज से बहुत बेहतर गर्दाना जाए कि पाकिस्तान के लिए अब 2 तारीख और जो पिछले साल ऐलानात थे ख़ासतौर पर अबूधाबी के हवाले से, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, तो पाकिस्तान का 2020 एक मुस्बत साल के तौर पर सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी अबूधाबी के वली अहद यहाँ मौजूद हैं और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी का ही मसला है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और मजीद तावन चाहते हैं कारोबारी नुक्ता निगाह से, जहाँ हमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, हमें तजारती खसारा कम करने में मदद मिले। तो उस लिहाज से अबूधाबी के वली अहद का दौरा मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है और काफी फायदेमंद साबित होगा। और अच्छा, इसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले साल जो 2019 गुजरा इसमें तकरीबन 1,80,000 के करीब पाकिस्तानी वर्कर जो हैं वो दूसरे मुल्कों में मजीद गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो अबूधाबी में गई है और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अबूधाबी हमारे वर्कर्स को ही वहां पे जगह दे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लेके जाए, तो न सिर्फ हमारे लोगों को रोजगार के लिए सहूलत हो जाती है बल्कि ज़र मुबादला भी आता है। तो ये भी एक बड़ा अहम है और हमें कुलालमपुर वाली कॉन्फ्रेंस में हम लोग अवॉइड की नहीं गए वज़ीर आज़म, तो उस वक्त भी एक यही इशू था कि हम इन ममालिक के साथ अबूधाबी और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते, क्योंकि कल अगर ये हमारे लोगों को वहां से वापस कर दें, भेज दें, तो और किसी इस्लामी मुल्क से ले लें, तो हमारे लोग वहां पे बहुत बड़ी तादाद में है, बेरोजगारी बढ़ सकती है यहाँ पे। तो इस लिहाज से इनकी मदद हमें ये भी इसलिए भी बड़ी जरूरी है कि आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली आए। अगर अगले साल भी 1,00,000-2 लाख इसी तरह चले गए बाहर, तो कई खानदानों का भला हो जाता है। और फिर उसके साथ साथ जब फॉरेन एक्सचेंज आता है तो वो भी आप देख लीजिए कि वो भी मुल्क के लिए मुफीद है। तो जल साहब, ये समिट की जो आप बात कर रहे हैं, कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान नहीं गया जल साहब, तो लेकिन उसके बाद अब ये ऐलान हुआ कि OIC का जो वज़रा ख़ारजा का इजलास है वो कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान में इसी साल के 3 या 4 महीने में हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि OIC को तो पहले भी कहा जाता कि एक बहुत ज़्यादा फ़ाल इदारा नहीं है, तो पाकिस्तान को इससे कुछ हासिल हो पाएगा? मेरा तो अंदाजा है कि किसी न किसी हद तक तो होगा, बजाय इसके कि ये एक होस्टेज के तौर पे इस्तेमाल करें सऊदी अरेबिया और UAE। और आपने देखा कि सुषमा स्वराज को इन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया और फिर उसके बाद कश्मीर पे
मेन जो वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग थी उसमें बात नहीं हुई, सिर्फ ये कश्मीर कमेटी वालों ने उस पर रिएक्शन दिया था। तो अगर ये मेन बॉडी आज इस पे बात करे तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, सेटबैक होगा, क्योंकि भारत ने जिस तरह इसने अंदाजी की और जिस तरह घुस गया वो OIC में, तो वो तो इनको दोनों मुल्कों को, सऊदी अरेबिया और UAE को पूरी तरह अपने फायदे में इस्तेमाल कर रहा था। चुनाचे उसी की वजह से वज़ीर ख़ारजा की मेन बॉडी ने कश्मीर को छेड़ा नहीं, कश्मीर के सिरे बात ही नहीं की। और फिर ये भी है कि आपने देखा है कि जो 5 अगस्त का इनका जो इक़दाम था, जो आर्टिकल 370 जो इन्होंने एब्रोगेट किया, उसमें ये UAE के सफीर ने सबसे पहले हमायत का वहां पे ऐलान कर दिया। तो ये इनका जो रिवर्सल है या इनका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ना और कश्मीर के ऊपर फिर बात करना, ये OIC की तरफ से कोई इतना फायदा होता ही नहीं है के लिए डेफिनेटली एक डिप्लोमेटिक सेटबैक होगा। और हमें इस पे बिल्कुल बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो बड़ा वेल अटेंडेड किस्म का एक इजलास हो, जिसमें कि टर्की भी शामिल हो, मलेशिया भी शामिल हो और होंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा कुरान पर ना जाना जो है वो टर्की मलेशिया ने बुरा नहीं मनाया सकते कि इस वजह से कि वो हमारी मजबूरियां समझते हैं। उनको लाजमन हमने वजाहत भी दी होगी। और तभी तैयब उर्दगान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरबिया का प्रेशर था और वो समझते हैं कि जिस हाल में हमारी इकॉनमी है, ये इकॉनमी ही है जो हमें बहुत आजादाना फैसले नहीं करने देगी और हमें बाज़ जगहों से प्रेशर आएगा जो हमें कबूल करना होगा। अमेरिका का भी है, जहां आप देखते हैं कि IMF के मामले में हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत थी। तो ये चीजें हैं जो हमारी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन दोस्त ममालिक अगर समझें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सपोर्ट में कमी नहीं होगी। रशिया और टर्की हमारे लिए FATF में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते रहे, हम उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते, लिहाजा उनके साथ कोई गलतफहमी होनी नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि OIC में वो भी शामिल होंगे और कोई गलतफहमी अगर है तो वो दूर हो जाएगी। सही। अच्छा जनरल साहब, हमारे साथ रहेगा, हम इससे थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान के इस वक्त जो भारत के मामलात और ख़ासतौर पर कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मैं गुलाम मुर्तज़ा से एक मुख्तसर सवाल करना चाहूँगा। गुलाम मुर्तज़ा, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अबू धाबी के जो वफ्द आया है, कुछ बड़े मनसूबे हैं, उन पर चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, तो वो भी मुतवक्के है कि वो आज की इस नशिस्त के अंदर, मुलाकात के अंदर जो दौरा है इसमें ही फाइनलाइज हो जाएंगी और ये मामलात आगे बढ़ पाएंगे सरमायाकारी के हवाले से। जी बिल्कुल, आज मुकम्मल तौर पे तो इस तरह तो नहीं है कि आज मनसूबों की एग्जीक्यूशन हो जाएगी, लेकिन उसमें बड़ी पेशरफ्त ये है कि वो खुद इस बात के ऊपर UAE जो है वो बात कर रहा है। और आज जो सरमायाकारी जो मीटिंग्स हैं वो आज हो रही हैं और तमाम जो मनसूबे पिछले साल पेश किए गए थे और जिनकी MOUs भी हो चुके थे, उन मनसूबों को अमली जमा पहनाने के लिए आज एक कोई कमेटी भी जो है वो बन जाएगी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जितनी भी FDI प्रोवाइड कर सकता है UAE पाकिस्तान को, वो करेगा। और इस तरह से जो सरमायाकारी के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी मार्च तक जो है वो हमें कंक्रीट सूरत हाल हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। सही। तो जो पिछले साल MOUs थे वो अब आगे जाके अब उसका पहले मरहले एग्जीक्यूशन के से पहले जो है वो मामलात अब देख रहे हैं कि नज़र भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, हम चीफ इस्लामाबाद मौजूद थे। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आज दफ्तर खारजा अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में जो भारतीय आर्मी चीफ का बयान था उसके हवाले से, और बड़ा गैर जिम्मेदाराना किस्म का एक आर्मी चीफ की जानिब से बयान हो और वो भी एक न्यूक्लियर ताकत के, उसको बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिबटल दिया गया कि पाकिस्तान हर जो भारतीय अज़ाइम है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले साल ही आगाज़ में जिस किस्म का एडवेंचर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई थी उसके जवाब भी दे दिया गया था। ये भारत में अब कमांड भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ भारत का जो रवैया है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर और कश्मीर के अंदर वो जारहाना होता जा रहा है। बार बार वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि किसी न किसी एडवेंचर करने के चक्कर में भारत है। ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? भारत इस वक्त इतनी फ़ौज भी लेके बैठा है कश्मीर के अंदर, उसके बावजूद पाकिस्तान के जो सरहदें हैं वहाँ भी छेड़छाड़ कर रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है उसका? देखिए, जो भारत में इस वक्त हालात हैं वो, या मोदी का अपना पॉलिटिकल कैरियर देख लें, जिस दिन से उसने पहला इलेक्शन 2014 का जीता और फिर आगे दूसरा 2019 वाला इलेक्शन आया, ये सारा कुछ अगर इसने कहा है या कुछ किया है तो वो यही एंटी पाकिस्तान हिंदुत्व या आप कह लीजिए कि मुसलमानों के खिलाफ चीज के ऊपर मैं समझता हूँ उनका अपना कैरियर भी उसका चल रहा है, इसी पे सर्वाइवल है।
और ये हमेशा कोशिश में रहेगा कि LOC पे या कश्मीर में कुछ ऐसा करे कि उसका कैरियर हमेशा के लिए एक या पॉलिटिकल उसकी जो जरूरियात है वो उसको मिल जाए और महफूज हो जाए उसका कैरियर, वो आइंदा 10-15 साल इसी तरह 2-3 इलेक्शन लड़के तो जीत जाए, क्योंकि उसके बैग में एक विक्ट्री हो, कुछ ऐसी चीज हो जो है। लेकिन वो जिस चीज को वो इग्नोर करता है वो ये है कि ये ख्वाहिश अपनी जगह पे मौजूद है और उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो उनको कुछ न कुछ सबजबाग दिखाते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये फैक्टर जहन से उतार देते हैं कि दूसरी साइड कोई खामोश नहीं है, कुछ सोई नहीं हुई है या खुदा ना खासा तैयार नहीं है। ये चीजें ऐसी हैं जो कि उनको कहने में तो ठीक है, उनको अच्छी लगती हैं, उनकी आवाम को भी बड़ी अच्छी लगती हैं और उनको पतीला ही होती है उनकी, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि जब पहले उन्होंने हाथ डाला तो उनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी ये तैयार बैठे हुए काम के लिए। हमारी बैटल हार्डन फोर्सेस हैं जो कि पिछले 15 साल से हालत जंग में है, लिहाजा आज भी वो उसी तरह डिप्लॉयड है, उसी तरह हालत जंग में है और कोई भी अगर खतरा हुआ तो उसको निमटने की पूरी एहलियत रखती है। तो ये सिर्फ हवा में बातें करने से आपको अगर वहां पे पॉलिटिकल माइलेज मिलती है तो वो तो ठीक है, आप ले सकते हैं, लेकिन इसका हकायक से कोई हकीकत से या जमीनी हकायक से इसका कोई ताल्लुक उनका नहीं मीडिया और उनकी वहाँ सियासत में तो ये बड़ा चलन होता है कि पाकिस्तान मुखालिफ चीजें दिखाई जाएं और किस तरह से भारत पाकिस्तान को क्रश करने की कोशिश कर रहा है, ये चीजें वहाँ दिख रही हैं। जी मुदस्सर, मैं कल एक कांग्रेस के एक लीडर की तकरीर सुन रहा था जी, वो उसमें कहता है कि अगर इस मुल्क में 4-5 अल्फाज की पाबंदी लगा दी जाए, उसमें 4-5 अल्फाज के मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुत्व और कश्मीर, तो कहते हैं कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं, ये इलेक्शन हार जाएंगे। सही, बिल्कुल तो दोनों बिल्कुल सही उनकी गुफ्तगू थी। दोनों इलेक्शन जो जीते गए थे सही बात की वो इसी बुनियाद पर और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जीते गए हैं नरेंद्र मोदी की जानिब से। बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो वो पेश करते और वहाँ इलेक्शन में जीत पाते। जल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब। सर, एक तो वलीअहद का दौरा है, मैं इसी से तनाजुर में कश्मीर के मामलात के हवाले से और भारत की पॉलिसी के हवाले से बात करूंगा कि पाकिस्तान हमेशा से साथ रहा है, सऊदी अरब हो या UAE, लेकिन वहाँ से वो जो सपोर्ट है पाकिस्तान को सफारती सतह पर उस तरह की नहीं मिली जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से सपोर्ट में रहा है। आप वहाँ पर तैनात रहे हैं बहैसियत सफ़ीर, क्या वजह है कि वहाँ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है बिजनेस का भारत के साथ, कि भारत की उस तरह से मुखालिफत यहाँ से नज़र नहीं आती UAE से? वो एक जाविया है कि भारत का सऊदी अरब और UAE से उनकी तिजारत है और उनकी बहुत बड़ी एक अफरादी क़ुव्वत है, ये एक उसका एंगल है। जो इससे बड़ा एंगल है वो ये है कि सऊदी अरब हो, UAE हो या गल्फ़ के बाकी ममालिक हों, उन तमाम के तमाम ममालिक को बाय फार लाइन लेनी पड़ती है, टो करना पड़ता है बड़ी दुनिया की बड़ी ताकत यानी USA से, अमेरिका से। तो उस सूरत में अगर आप इस चेन को देखें और इस चेन को जहन में रखें कि US, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्री, इंडिया US स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, डिफेंस कोऑपरेशन, तिजारत और इंडिया US की तरफ से इस पूरे इलाके के एक वॉच डॉग, एक चौकीदार के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। चाहे उसके मतमा नज़र में ज़ाहिरी तौर पर US के जहन में चाइना हो, लेकिन इंडिया के जहन में हमेशा पाकिस्तान होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि UAE और सऊदी अरेबिया इस मामले में खुलकर, यानी कि कश्मीर के मामले में खुलकर अब तक सपोर्ट क्यों नहीं कर सका। तनाजुर मैंने आपको बता दिया, अब इसकी चीदा अल्फाज, आपके चीदा पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। इसमें चीदा पॉइंट्स इसमें ये हैं कि OIC, इसीलिए तो कुआलालंपुर सबमिट कॉल की गई थी कि OIC अब तक किसी मामले में कोई मुसलमानों के मेजर कॉन्फ्लिक्ट को
कराने में कामयाब नहीं हो सकी। और उसकी वजह है क्योंकि जितने भी मुसलमानों के मेजर कॉन्फ्लिक्ट हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स का बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक़ बड़ी ताकतों से है। तो जब वो बड़ी ताकतें ये सोचती हैं कि ये 57 ममालिक जो कि हैं वो जिस तरह वो चाहेंगे उस तरह मनवा लेंगे, तो उस सूरत में ना पैलेस्टीन का मसला हल हो रहा है, ना कश्मीर का मसला हो रहा है, ना यमन का मसला हल हो रहा है, ना लीबिया का मसला हल हो रहा है, ना सीरिया का मसला हल हो रहा है। तो यही वजह है कि दुनिया इस्लाम के तमाम मामलात दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। और यही बात महातीर और यही बात एर्दोगान साहब ने की थी कि क्योंकि हमारे कोई मसले हल नहीं हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो OIC का अपना चार्टर है तहकीक और उस तस्नीफ और डेवलपमेंट का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, उसका कुछ नहीं, क्योंकि भारत में मुतनाज़ शरीयत का जो मामला है वो अब बड़ा खासा तूल पकड़ गया है। क्या वो दाखिली मामला है या उसे भी हम कहा जा सकता है कि खारजी मामला है, इंसानी हुकूक का मसला है? हम ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त भारत के हवाले से कि जिस तरह का एहतजाज हो रहा है भारत में, लाखों लोग सड़कों पर आ रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों के अंदर न सिर्फ इस मुतनाज़ कानून से मुताल्लिक मुसलमान आ रहे हैं बल्कि उनका साथ देने के लिए हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दीगर कम्युनिटीज़ भी हैं। वहाँ जो सेकुलर भारत है उससे प्यार करने वाले और वहाँ के शहरियों के हवाले से जिनका ताल्लुक़ है सैकड़ों साल से रहने वालों का, उनके लिए लोग बाहर निकले हैं मोदी हुकूमत और मोदी के इस जालिमाना इक़दाम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, ये कानून पास करना, कानून लेके आना और इस सब कानून के इत्तला के ख़िलाफ़ जिस तरह से पूरी की पूरी भारत में हर रियासत में लोग सामने आ रहे हैं, इसका बुनियादी क्या मकसद था? इसके पीछे क्या हिंदुत्व की सोच ही है नरेंद्र मोदी की कि बाहर का हिंदू तो वहाँ आकर बस सकता है लेकिन जो सैकड़ों साल से रहने वाला वहाँ मुसलमान है वो नहीं रह सकता? जी, RSS की अगर तारीख़ का मुशाहिदा किया जाए तो 19वीं सदी की पहली दिहाई से लेके और अब तक RSS अपनी एक आइडियोलॉजी लेके चली है और चंद मकासद लेके चली है कि अखंड भारत वाला और हिंदुवाता वाला, ये उनके बड़ी कलीदी पॉइंट्स हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको दूसरा नाम उसका RSS ही है, तो उनसे और क्या तवक्को की जा सकती थी? उन्होंने जो अपना उनका शुरू से मतबा नज़र रहा है, मंशूर रहा है, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। देखना तो हमें यह है कि हम इस मामले में कितने विजिलेंट थे और हमने काउंटर मेजर के तौर पर क्या क्या मामला तैयार किए हैं। अगर आप गौर करें तो ये रोहिंगा के साथ भी 1917 में यही हुआ था। पहली दफ़ा उन्होंने कानून में बहुत तब्दीली की थी। 1986 में उन्होंने ऐसी तब्दीली की कि उनके सिटीजनशिप से ही वो हाथ धो बैठे। और इसी तरह जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसको आप पढ़ें, एक और जो उनका कानून उन्होंने बनाया है उन्होंने वो है रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन, मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन, रजिस्टर फॉर सिटीजन। इन दोनों को कि अगर आप पढ़ें तो इसका मकसद वही है, इसका मकसद वही है जो कि रोहिंग्या के साथ ये किया था इन्होंने। और आने वाले दिनों में आवाज़ बंद करने के लिए, आवाज़ खामोश कराने के लिए मुसलमानों की जिसने थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी दिखलाई इंडिया में। पाकिस्तान, जी सही, बिल्कुल। अब पाकिस्तान का रोल और OIC का रोल जो है यहाँ पर भी उस तरह से वो नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, हम थे साबिक सफ़ीर। और आगे बढ़ेंगे, आप कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी के हवाले से बड़ी अच्छी खबर दी जा रही है कि 2020 है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को हमने देखा कि पिछले एक माह में बड़ी बेहतर, बल्कि 2 माह में बहुत बेहतर पोजीशन पर जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरमायाकार भी हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मामला पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अकील करीम डेडी साहब, ये स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी आ रही है, क्या वजह है? कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का कोई मामला है या सरमायाकार किसी और बात पर खुश है कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है?
देखें, स्टॉक एक्सचेंज में जो 2 दिन में आपने बेहतरी देखी उसकी भी वजूहत है। मेरा ख्याल है कि पिछले दिनों बैंक वगैरह ने काफी प्रोविजनिंग की थी, मार्केट एक काफी गिरी हुई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी और वहां से थोड़ी बहुत सेलिंग हुई थी और लॉस बुक किया गया था। मेरा ख्याल है वो अब वापस मार्केट में आ रहे हैं नई इन्वेस्टमेंट लेके, क्योंकि उनके पहले प्रोविजनिंग उन्होंने ले ली थी तो उसकी वजह से उनको दिसंबर क्लोजिंग में माल बेचना पड़ा था। एक तो ये वजह, दूसरी कि मार्केट सस्ती है। पाकिस्तान आने वाले दिन बेहतर दिन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी चीज दिख रही है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट को लोग कम होता हुआ देख रहे हैं, ये भी एक वजह है। तीसरी वजह, फॉरेनर्स भी पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों भी पोर्टफोलियो में कुछ पैसा आया था और जाहिर बात है कि नया साल शुरू हुआ है तो नई एलोकेशन के भी चांसेस हैं, तो वहां से भी एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड वगैरह जाहिर बात है कि वो भी काफी केस पे बैठे हुए थे। इंश्योरेंस कंपनियों के पास काफी बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो अब मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं। तो और मार्केट अपनी जगह, वैल्यूएशन काफी चीप है। तो और फिर ये है कि ये भी एक तासुर हो रहा है कि पहले कारोबारी लोगों के हवाले से जिस किस्म के केसेस का मामला था तो सरमायाकार डरे भी हुए थे, खौफजदा भी थे, सरमाया रोक कर बैठे थे। तो ये जो अब ऑर्डिनेंस मुझे नहीं लगता यार, ये देखो, ये बाना है, बिल्कुल गलत है। अच्छा। नेप का मामला 10 लोगों के साथ है, 20 लोगों के साथ है। ठीक। ये तो रियल एस्टेट में भी लोगों के ऊपर केसेस बनाए गए थे, तो वो भी तो बिजनेसमैन है, वो भी इस मुल्क में से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, तो उनके भी केस खत्म होने चाहिए थे। ये अभी चंद लोगों के ऊपर अगर नेप ने इन्वेस्टिगेशन किए तो ये बात कह देना है कि पूरा मुल्क की वजह से रुकावट बात है। मैसर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई थी, खत्म नहीं हुई थी, और स्लो डाउन इसलिए हुई थी कि आपने एक डिवैल्यूएशन किया था, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, और ये दुनिया के मुल्क में अगर ये स्टेप्स लिए जाते हैं तो उससे इकोनॉमी स्लो होती है। सही। और ये कोई इकोनॉमी स्लो कोई लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं हुई थी, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हुई थी, और ये आगे जाके बेहतर हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट ने आगे जाके गिरना है, इन्फ्लेशन ने आगे जाके कम होना है। सही। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम खामोखा बहाना मारना शुरू करते हैं। हमारे हैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पावरफुल लोग हैं और लोगों को ब्राइब भी करते हैं। सब एक और जो चीज मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा वो ये है कि अब बिजली महंगी हो रही है, गैस भी महंगी हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो ये अगर यही सिलसिला रहा तो बजट के आने तक फिर किस तरह से सरमायाकार देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये वरी गवर्नमेंट को होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच नहीं रही। गवर्नमेंट को सबसे पहले आपको एनर्जी पे फोकस करना होगा। पाकिस्तान में जिस तरह एनर्जी महंगी हो रही है ये वायबल नहीं होगी। इसी की वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत जल्दी नीचे न है, उसी की वजह से आम आदमी इफेक्ट हो सकता है, उसी की वजह से आपकी इंडस्ट्री इफेक्ट हो सकती है। तो ये हमारे इकोनॉमिक मैनेजर को बैठ के सोचने की जरूरत है कि कोई वो फर्दर ब्लंडर ना करे। सही। अच्छा, ये जो सरमायाकारी के हवाले से फिर अगर यहाँ पर एनर्जी की सूरत हाल इस किस्म की होगी तो फिर सरमायाकार के लिए एक मुश्किल नहीं होगा, खासतौर पर बैरूनी जो सरमायाकार है? बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है कि अगर आप दुनिया के लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए, एनर्जी जितनी महंगी है उस लेवल पे तो आप, मुझे नहीं लगता कि ये लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो इनके लिए फोकस करना होगा कि एनर्जी के जो मसले मसाइल है उसको खत्म किए जाए। सही। अकील साहब, हुकूमत का फोकस फिर आपको क्यों नजर आ रहा है कि यहाँ नहीं वो कर रहे हैं जहाँ करना चाहिए इस वक्त सबसे ज्यादा? देखें, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई मुझे बोले एक एजेंडा ऐसा बताओ जिससे आपकी मार्केट या पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है, तो मैं समझता हूँ वो है एनर्जी। इसमें आपको बेहतरी लानी होगी, सर्कुलर डेट से आपको निकलना होगा। अगर कोई कर रहा है आईपीपी या कोई भी, उसको रोकना होगा और इलेक्ट्रिक के बिल को नीचे लाना होगा। एनर्जी की प्राइस नीचे नहीं आएगी तो पूरी इकोनॉमी आपकी मुश्किल में जा सकती है। सही। तो इस बात का इदराक इमरान खान साहब की टीम को या हुकूमत की टीम को शायद उस तरह नहीं हो रहा जो आप बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है, देखो, वो उनके सामने तो मुश्किलात बहुत ज्यादा थी, किसी हद तक वो मुश्किलात पे कंट्रोल पा चुके हैं और उनका भी फोकस होगा कि एनर्जी
थोड़ी बहुत सस्ती की जाए, लेकिन जाहिर बात है कि उनके साथ एक टीम बैठी हुई है। अब उन टीम का फोकस क्या है, हमने उनको बाकी टीम में हमने ये फिक्रमंद होते हुए उनको हमने देखा नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो यही इशू है। अगर ये इशू हमने हल कर लिया तो मुल्क बहुत आगे जाएगा। इसको हम हल करने में कामयाब नहीं हुए तो आगे मुश्किलात फर्दर आ सकती। बिल्कुल। और लेकिन ये कि मुआशी तौर पर ये 2020 का साल कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा ना कि 2020 का मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूँ एनर्जी से, और इस मसले को हमने हल करना है। ये बगैर हल करे ये साल बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता जब तक हम इस मसले को हल नहीं करेंगे। और ये मसला लिया तो बेहतरी बहुत ज्यादा देख रहा हूँ मैं। सही। अच्छा, तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो आप बात कर रहे थे कि ये तो साल के आखिर में कुछ चीजें थी, उसके बाद ये तेजी आई है स्टॉक एक्सचेंज को का जो उतार चढ़ाव बात कर रहा था, मैं थोड़ा और समझा दूं आराम से। बहुत सारे लोगों ने पीछे मार्केट हमारी काफी फॉल हुई थी, बहुत बुरी तरह गिरी थी और गिराई गई भी थी, यह भी कह सकते हैं। तो जून के अंदर बैंक्स वगैरह के पास पोर्टफोलियो में प्रोविजनिंग डाली थी उन्होंने कि उन्होंने उसमें लॉस बुक किया था। तो अभी दिसंबर जब आया तो प्राइस बढ़ गई थी, तो वो प्राइस बढ़ने की वजह से उनको शेयर्स बेचना पड़ा ताकि वो राइट बैक आ जाए, जो उन्होंने लॉस बुक किया था वो राइट बैक आ जाए। तो ये तो एक वजह थी। और अब जो नया साल शेयर्स जारी बात है 2-4 दिन 5 दिन पीछे ये बेच के गए थे, अब वो नई बाइंग शुरू कर चुके हैं सोनस और बैंक। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। चलें, ये कि पॉजिटिव साइन पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बेहतर है। लेकिन जिस बात की निशानदेही आपने की है अकील करीम डेढ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, वो है एनर्जी का। एनर्जी का अगर हुकूमत ने हल ना किया तो फिर ये भी साल बहुत बेहतर मुआशी तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि यही सबसे अहम इशू है। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब आपको बताएं कि आज जुर्माने और बेजा जो टोल टैक्स है वो लेने के हवाले से एहतजाजन हड़ताल की गई ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। तो पिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बसेस बंद कर दी गई, ट्रांसपोर्ट बंद थी, तो लोगों को क्या मुश्किलात का सामना और क्या कहना है ड्राइवर्स का? जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भारी जुर्मानों के खिलाफ जो है वो हड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी से दीगर शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। बड़ी तादाद में शहरी जो है मुसाफिर जो है वो ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त हम एक जो है ट्रांसपोर्ट अड्डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अड्डे की इंतज़ामिया मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कितने भारी जुर्माने किए जा रहे हैं जिस पर ये आज हड़ताल करने। जी मुझे ये बताएं, ये कितने भारी जुर्माने आपको किए जा रहे हैं और क्या आपका आइंदा का लाए अमल है? 10,000 रुपया जुर्माना हुआ है जी हमारी गाड़ियों को। कल 10-15,000 रुपया जुर्माना दे रहे हैं। 7,500 रुपया ओवर स्पीड थी पहले, अभी उन्होंने डायरेक्ट 10,000 रुपये ले गए हैं। 300-400 बढ़ाएं कुछ समझ में आती है, 1000 कर लें, 1100 कर लें, लेकिन यकदम आप 7,000 किस तरह, 8,000 किस तरह कर सकते हैं जुर्माने? 10-10 हज़ार हमारी गाड़ियों को जुर्माने हुए हैं और हमारा आगे कोई पता नहीं है कि ये हड़ताल कब तक जारी रहती है। जी जैसा कि आपने सुना कि ट्रांसपोर्टरों का ये की हुई है और पिंडी में तमाम की तमाम ट्रांसपोर्ट बंद है और ये कहना है कि ये भारी जुर्मानों के अवज़ हम अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मौसम सरमा की बात करें और सर्द तरीन इलाकों में कश्मीर का इलाका भी माना जाता है। मुजफ्फराबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बिशारत मुगल बता रहे हैं कि वहाँ सख्त सर्दी है और लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह गए। बिशारत, क्या सूरत हाल है सर्दी की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर को भी इस साल सर्दी ने अपनी शदीद लपेट में लिया हुआ है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला के अंदर यख बस्ता हवाओं का राज है। शदीद सर्दी पड़ रही है। मसवरे कायनात के कुदरती उनसे माला माल खिता है कश्मीर हमेशा से इस मौसम में शहरियों
और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहता था। लेकिन इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के जो सियाती मकामात हैं, जिसमें पीर चनासी है, तोली पीर है, नीलम वैली है, जेलम वैली है, गंगा चोटी है, मकड़ा पहाड़ है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के मशहूर सियाती मकामात के ऊपर बिल्कुल सियाहों और शहरियों का रश नज़र नहीं आ रहा है। इस दफ़ा तारीखी सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी की वजह से बलाई इलाकों के अंदर जो बहुत शुक्रिया मुगल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि सख्त सर्दी है इस वक्त और सयाहों की आमद भी इस वक्त कश्मीर में नहीं हो रही है। बहरहाल कश्मीर से लेकर कराची तक सर्दी की एक लहर है जो इस वक्त जारी और सारी है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।